हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आरोह भाग 2 में संकलित पाठ तथा जो कविताएं हैं, पाठ और कविताएं हैं, इन कविताओं तथा पाठों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो कविता है वो है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके जो रचयिता हैं, इसके जो कवि हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। इन कविताओं से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर क सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कवि आत्म परिचय कविता में किसका भार लिए फिरने की बात करता है? तो हरिवंश राय बच्चन एक जगह कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो इस कविता में, आत्म परिचय कविता में जो कवि है वो जग जीवन का भार लिए फिरने की बातें करते हैं। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ख से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। यहां स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, सबसे पहले स्नेह का मतलब होता है प्रेम और सुरा का मतलब होता है शराब। तो प्रेम रूपी शराब, तो अलंकार कौन सा रहेगा? रूपक अलंकार रहेगा। ये पंक्ति हरिवंश राय बच्चन कहते कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो इस शब्द का मतलब क्या हुआ कि प्रेम रूपी मदिरा या प्रेम रूपी शराब। तो इसमें अलंकार कौन सा रहेगा? रूपक अलंकार रहेगा। उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ख से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार यह संसार कैसा है जो उसे भाता नहीं है? हरिवंश राय बच्चन कविता में एक जगह कहते कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। तो ये संसार कैसा है? अपूर्ण है। तो देखिए, क में संपूर्ण है, ग में सुंदर है और घ में विशाल है। तो अपूर्ण संसार कौन सा है? उत्तर ख से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है? तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में प्रकाशित है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ग से ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? शीतल का मतलब होता है ठंडा और आग का मतलब होता है गर्म। तो इस कविता में ये जो पंक्ति आई थी, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति का हमें अर्थ बताना है। तो देखिए, वाणी का बहुत कड़वा होना ये नहीं होगा, आग उगलने वाली बातें करना ये भी नहीं होगा। गए देखिए, कोमल वाणी में विद्रोह और जोश की भावना होना। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ग से ही रहेगा। यानी कि उनकी जो वाणी है वो तो कोमल है, लेकिन उस कोमल वाणी में भी विद्रोह और जोश की भावना है, इसलिए इसमें उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ग से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बच्चन जी के हालावादी दर्शन पर किस विदेशी कवि का प्रभाव दिखाई देता है? तो हरिवंश राय बच्चन का जो हालावादी दर्शन है इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो उमर खयाम जो कवि हैं इनका प्रभाव हरिवंश राय बच्चन के हालावादी दर्शन पर दिखाई देता है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ख से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में मंजिल को लेकर यात्री के मन में क्या डर है? तो हरिवंश राय बच्चन की जो दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उससे ये प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में मंजिल को लेकर यात्री के मन में क्या डर है? तो देखिए, वह थक जाएगा ये भी नहीं है, रास्ता खत्म नहीं होगा ये भी नहीं है, कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए। यानी कि जो यात्री है वो क्या सोचता है कि मेरे घर पहुंचने से पहले रास्ते में ही कहीं रात न हो जाए। तो इस बात का उसके मन में डर रहता है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ग से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे किसकी आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? नीड़ों का मतलब होता है घोंसला, यानी कि जो चिड़िया के बच्चे हैं वो उन घोंसलों से बाहर किस आशा को लेकर झांक रहे हैं? खेलने की, दाना मिलने और माता पिता के आने की, उड़ने की और सूरज निकलने की। तो जो चिड़िया के बच्चे हैं वो दाना मिलने और माता पिता के आने की उम्मीद से बाहर की तरफ झांक रहे होते हैं। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ख से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल? यह प्रश्न कवि के पैरों को कैसा कर देता है? तो जो पक्षी है या यात्री है वो घर पर पहुंचने के लिए जल्दी करता है, लेकिन जैसे उसके मन में विचार आता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, तो ऐसा प्रश्न आते हुए उसके पैरों में कैसे
किस प्रकार का संरचना होती है, चंचलता आ जाती है, शिथिल हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं और भारी हो जाते हैं। तो ऐसा प्रश्न जैसे ही उसके मन में आता है तो उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है, अर्थात वो धीमे धीमे होने लगते हैं। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ख से ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली जो कविता है वो है पतंग और इसके जो रचयिता है वो है आलोक धनवा। इस कविता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखते हैं। आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आलोक धनवा का जन्म सन 1948 मुंगेर बिहार में हुआ। तो उत्तर कैसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है पतंग कविता के किस एकमात्र संग्रह का हिस्सा है? ये जो पतंग कविता है ये कवि के किस एकमात्र संग्रह का हिस्सा है? तो ये दुनिया रोज बनती है का हिस्सा है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ख से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भादों के महीने के बाद कौन सी ऋतु आती है जिसका वर्णन कविता के आरंभ में है? यानी कि भाद्रपद का महीना जाने के बाद में कौन सी ऋतु आती है जिसका वर्णन कविता के प्रारंभ में किया गया है? तो वो है शरद ऋतु। वो कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु, जिसका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ख से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने शरद ऋतु के आगमन की तुलना किससे की है? तो कवि जब शरद ऋतु के आगमन की तुलना करता है तो वो किससे करता है? तो कविता के माध्यम से हमें बताना है। एक तेज दौड़ते घोड़े से, एक नई चमकीली साइकिल चलाते बालक से, एक उड़ते हुए पक्षी से, बहती हुई नदी से। तो कवि ने शरद ऋतु के आगमन की तुलना नई चमकीली साइकिल चलाते बालक से की है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ख से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कविता में कपास किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस पतंग कविता में एक जगह कपास शब्द आता है, वो कपास शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बच्चों की कोमलता के लिए प्रयुक्त हुआ है। बादलों के लिए नहीं हुआ, पतंग के धागे के लिए नहीं हुआ, फूलों के लिए नहीं हुआ, बल्कि किसके लिए हुआ? बच्चों की कोमलता के लिए हुआ। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पतंग को पाने के लिए जो छतें रहती हैं उनको भी मुलायम बनाते हुए दौड़ते हैं, इसलिए जो कपास शब्द है वो बच्चों की कोमलता के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो उत्तर ख से ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे छतों के खतरनाक किनारों पर किसके सहारे गिरते बचते फिरते हैं? रस्सियों के सहारे, अपने ही शरीर के रंध्रों के संगीत के सहारे, अपने माता पिता के सहारे, दीवारों के सहारे। तो जो बच्चे हैं वो छतों के खतरनाक किनारों पर किसके सहारे गिरते बचते फिरते हैं? ये है अपने ही शरीर के रंध्रों के संगीत के सहारे। यानी कि उनके शरीर के जो रंध्र हैं या उनका जो शरीर है वो रोमांचित रहता है, वो पतंग को पाने की इच्छा मतलब उनका जो ध्यान है या जो मन है वो पतंग को पाने की इच्छा करता है। उस पतंग को पाने की इच्छा के लिए या उसको पाने के चक्कर में वो छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, उनको गिरने से बचाते हैं। उनके जो रंध्र हैं, अपने ही शरीर के रंध्रों के संगीत के माध्यम से वो गिरने से बचते हैं। तो उत्तर ख से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पतंग कविता में दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? तो पतंग कविता है तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग को ही कहा गया है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ख से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे दौड़ते समय छतों को कैसा बना देते हैं? कठोर बना देते हैं, नर्म बना देते हैं, पथरीला बना देते हैं, ऊंचा बना देते हैं। तो देखिए थोड़ी देर पहले भी प्रश्न आया था ये कि बच्चे जो दौड़ते हैं वो छतों पर किस प्रकार से दौड़ते हैं। तो वहाँ उस प्रश्न के आधार पर इस प्रश्न का जवाब भी हो सकता है। तो जो बच्चे दौड़ते समय छतों को कैसा बना देते हैं? नर्म बना देते हैं, यानी कि उन कठोर छतों का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा लगता है जैसे वो छतें हैं वो नर्म हो गई हैं। तो उत्तर कौन से सही रहेगा? उत्तर ख से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, छतों के किनारों से बचकर निकलने पर बच्चे किसके सामने और भी निडर होकर आते हैं? चंद्रमा से, सुनहले सूरज के, हवा के और बादलों के। तो सुनहले सूरज के सामने और भी निडर होकर आते हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए वो पतंग लूटते समय या पतंग को पाते समय छतों के किनारों से गिर जाते हैं और वो बच जाते हैं, अर्थात उनको लगती नहीं है, तो वो निडर होकर के सामने आते किसके? सुनहले सूरज के सामने निडर होकर और भी जोश से वो दौड़ने का काम करते हैं। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ख से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पतंग कविता के अनुसार शरद क्या बजाते हुए आता है? बांसुरी, घंटी, ढोलक और शंख। तो पतंग कविता के अनुसार शरद जो है वो घंटी बजाते हुए आता है। क्या बजाते हुए आता है? घंटी बजाते हुए आता है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ख से ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
अगली जो कविता है वो है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, यानी कि दो कविताएं हैं। इसके जो रचयिता हैं वो है कुंवर नारायण, जो इन कविताओं के कवि हैं या लेखक रचनाकार हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके पहले प्रश्न की ओर। कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य किस विधा की रचना, तो ये प्रबंध काव्य है। किस प्रकार का काव्य है ये? प्रबंध काव्य। तो उत्तर गै सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कविता के बहाने, कविता कुंवर नारायण के किस संग्रह से ली गई है? तो कविता के बहाने कविता जो है वो कुंवर नारायण के इन दिनों संग्रह से ली गई है। तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में मुख्य अंतर क्या है? तो कविता की उड़ान सीमित काल तक होती है या उसकी सीमा नहीं होती, जबकि चिड़िया की उड़ान की सीमा होती है। तो देखिए, चिड़िया ऊंची उड़ती है, कविता की उड़ान असीम है, जबकि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बिना मुरझाए महकने के माने से कवि क्या आशय है? से कवि का क्या आशय है? फूल का हमेशा खिले रहना, कविता का कालजयी होना और उसका प्रभाव हमेशा बने रहना। तो उत्तर भी यही सही रहेगा। उत्तर ख सही रहेगा। यानी कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल जो है वो थोड़े समय बाद मुरझा जाता है, लेकिन जो कविता है वो कालजयी होती है, अर्थात अनंत काल तक बनी रहती है, उसका जो प्रभाव वो हमेशा बना रहता। तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता बताई गई है? कविता और बच्चों के खेल में हमें समानता बतानी है कविता के आधार पर। दोनों शोर मचाते हैं, दोनों केवल बाहर खेलते हैं, दोनों किसी भी सीमा या बंधन को नहीं मानते, दोनों को समझना मुश्किल है। तो दोनों किसी भी सीमा को या बंधन को नहीं मानते। एक छोटा बच्चा होता है, जब वो खेलता है तो उसके ऊपर किसी भी धर्म, जाति या ऊंच नीच का प्रभाव नहीं होता, बल्कि मतलब वो किसी भी बंधन को नहीं मानता। इसी प्रकार जो कविता है वो भी किसी प्रकार के बंधन को नहीं मानती है। तो उत्तर गए सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। बात सीधी थी पर कविता में भाषा के चक्कर का क्या अर्थ है? विदेशी भाषा का प्रयोग करना, भाषा को सरल बनाना, चमत्कार प्रदर्शन के लोभ में भाषा को जटिल बना देना और व्याकरण सीखना। तो चमत्कार प्रदर्शन के लोभ में या लालच में भाषा को जटिल बना देना ही क्या है? बात सीधी थी पर कविता में ये जो भाषा का चक्कर है, इसका मतलब चमत्कार प्रदर्शन के लोभ में भाषा को जटिल बना दिया गया। तो उत्तर गए से ही रहेगा। बात की चूड़ी मर जाना मुहावरे का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? बात की चूड़ी मर जाना अर्थात बात का निरर्थक हो जाना या अर्थहीन हो जाना। तो देखिए, चूड़ी टूट जाना, पेंच को कसना, बात का प्रभावहीन हो जाना और भाषा में बेकार घूमना। तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने अपनी बात के साथ जोर जबरदस्ती क्यों की? भाषा को बेहतर बनाने के लिए, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह के लिए, लालच में कविता को लंबी करने के लिए, धैर्य रखने के कारण। तो कवि ने अपनी बात के साथ जोर जबरदस्ती इसलिए की, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह के लालच के लिए उसने जो भाषा के साथ जोर जबरदस्ती कि इस चक्कर में जो कविता है उसका मूल अर्थ भी समाप्त हो जाता है। तो हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि जोर जबरदस्ती क्यों की? तो तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह के लालच में। तो उत्तर ख सही रहेगा। अंत में अंत में कवि ने बात को कील की तरह ठोक दिया क्योंकि वह बहुत मजबूत थी, बात में कसाव और ताकत आ गई थी, भाषा के पेच सुलझ गए थे, बात का प्रभाव खत्म हो गया था और वह केवल ऊपर से ठीक दिख रही थी। तो अंत में कील की तरह ठोकने का मतलब है बात का प्रभाव खत्म हो चुका था, बात का प्रभाव खत्म हो चुका था और वह केवल ऊपर से ही ठीक दिखाई दे रही थी। तो उत्तर घ सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यह प्रश्न किसने किससे किया? कवि ने पाठक से किया, तमाशबीनों ने कवि से किया, शरारती बच्चे जैसी बात ने कवि से। तो अंत में जो पंक्ति है, कविता के अंत में एक पंक्ति भी आती है कि शरारती बच्चे की तरह जो बात है वो पसीना पोंछते हुए, मतलब कवि से पूछती क्या तुमने भाषा को कभी सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? तो ये जो बात है वो शरारती बच्चे के जैसी बात किससे की बात ने की और किससे की? कवि से की। तो उत्तर गैस ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगली जो कविता है वो है कैमरे में बंद अपाहिज। इसके जो रचयिता है वो है रघुवीर सहाय। पहला प्रश्न देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन है? तो इसे मैंने पहले भी बताया कि कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है इसके जो कवि हैं वो है रघुवीर सहाय। तो उत्तर ख से ही रहेगा।
अगला प्रश्न देखिए, यह कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो ये जो कविता है वो है लोग भूल गए से ली गई है, तो उत्तर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कविता में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अपाहिज व्यक्ति के लिए नहीं हुआ, दर्शकों के लिए नहीं हुआ, दूरदर्शन संचालकों के लिए, आम जनता के लिए। तो कविता में जो हम शब्द आया है वो दूरदर्शन संचालकों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उत्तर ग से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, दूरदर्शन संचालक बंद कमरे में किसे लेकर आए थे? एक शक्तिशाली व्यक्ति को, एक प्रसिद्ध नेता को, एक दुर्बल अपाहिज व्यक्ति को कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर लेकर आते हैं, तो उत्तर ग से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए संचालक क्या करना चाहता है? अपाहिज को हंसाना चाहता है, अपाहिज को इनाम देना चाहता है, अपाहिज को रुला देना चाहता है, अपाहिज का इलाज करवाना चाहता है। तो कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए जो संचालक है वो अपाहिज व्यक्ति को रुला देना चाहता है, तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ग से ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? तो अपाहिज के होठों पर कसमसाहट दिखाई देती है। तो देखते हैं, मुस्कुराहट, संतोष, कसमसाहट और पीड़ा और क्रोध। तो अपाहिज जो व्यक्ति रहता है उसके होठों पर कसमसाहट और पीड़ा दिखाई देती है, तो उत्तर ग से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? अब जब जो अपाहिज व्यक्ति होता है वो कुछ भी, किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देता है, तो जो संचालक होता है वो कहता है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? अपाहिज की, कैमरे की, वक्त की और कार्यक्रम की। तो पर्दे पर वक्त की कीमत बताई गई है, तो उत्तर ग से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, संचालक दर्शकों और अपाहिज दोनों को एक साथ क्यों रुलाना चाहता है? सहानुभूति जताने के लिए, समाज सेवा के लिए, अपने कार्यक्रम की सफलता और लाभ के लिए, अपाहिज का दुख बांटने के लिए। तो जो संचालक है वो दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ इसलिए रुलाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जो है वो सुपरहिट हो सके और उसके चैनल की टीआरपी बढ़ सके। तो कार्यक्रम की सफलता और लाभ के लिए वो दोनों को एक साथ रुला देना चाहता है, तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ग से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने समर्थ और शक्तिवान किसे कहा है? अपाहिज को नहीं कहा, दर्शक को ये भी नहीं कहा, मीडिया, दूरदर्शन वालों को, ईश्वर को। तो मीडिया और दूरदर्शन वालों को कवि ने समर्थ और शक्तिमान बताया है, क्योंकि कविता में एक जगह ये पंक्ति भी आती है कि हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम समर्थ शक्तिवान हैं। तो ये जो शब्द है वो मीडिया या दूरदर्शन वालों के लिए प्रयुक्त होता है, तो उत्तर ग से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, यह कविता मीडिया की किस मानसिकता पर व्यंग्य करती है? दयालुता पर, संवेदनहीनता और क्रूरता पर, बुद्धिमानी पर और देशभक्ति पर। तो ये जो कविता है वो संवेदनहीनता और क्रूरता पर, क्रूरता जैसी जो मानसिकता है उस पर व्यंग्य करती है, तो उत्तर ख सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगली जो कविता है वो है ऊषा। इसके जो रचयिता है वो है शमशेर बहादुर सिंह। चलिए चर्चा कर लेते हैं, ऊषा कविता के रचयिता कौन है? तो ऊषा कविता के रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह, तो उत्तर ख से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि क्यों कहा जाता है? उनकी भाषा सरल होने के कारण, उनके बिंबों की नवीनता और शिल्प के कारण, अधिक कविताएं लिखने के कारण वह सबसे बुजुर्ग कवि थे इसके लिए। तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी कविताओं में बिंबों की नवीनता तथा शिल्प जो है वो अन्यतम है, अर्थात अन्य जो कवि हैं उनसे अलग है, इस वजह से इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, सूर्योदय से पहले आकाश का रंग किसके समान बताया गया है? लाल कमल के समान, नीले शंख के समान, सफेद चादर के समान और काली घटा के समान। तो सूर्योदय से पहले आकाश का जो रंग है वो नीले शंख के समान बताया गया है, तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राख से लिपा हुआ चौका किस ओर संकेत करता है? पवित्रता और स्वच्छता की ओर, गरीबी की ओर, पुराने जमाने की ओर और प्रदूषण की ओर। तो राख से लिपा हुआ जो चौका है वो पवित्रता और स्वच्छता की ओर संकेत करता है, तो उत्तर ऐसे ही रहेगा। ये भाई ABCD लिखे हुए हैं तो कंफ्यूजन मत होना, बी का मतलब ख बोल रहा हूँ और ए का मतलब क बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पवित्रता और स्वच्छता की ओर, तो विकल्प ए सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। कवि ने लाल केसर और लाल खड़िया चौक के माध्यम से किसका वर्णन किया है? डूबते सूरज का,
खिलते हुए फूलों का, सूर्योदय की शुरुआती लाली का और बच्चों के खेल का। तो कवि ने लाल केसर और लाल खड़िया चौक के माध्यम से सूर्योदय की शुरुआती लाली का वर्णन किया है। यानी कि सूर्योदय का जो वर्णन है, सूर्योदय की जहाँ से शुरुआत होती है जिस समय से, उस समय का इस कविता में वर्णन किया गया है। तो उत्तर सी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, उषा का जादू कब टूट जाता है? वर्षा होने पर, सूर्योदय होने पर, चांद निकलने पर और हवा चलने पर। तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है, तो विकल्प बी सही रहेगा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म इलाहाबाद, देहरादून, अहमदाबाद और वाराणसी। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ 13 जनवरी 1911 में। तो उत्तर बी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कविता में नीले जल में गौर झिलमिल देह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसी सुंदरी के लिए, चंद्रमा के लिए, सुबह के सूर्य की सफेद आभा के लिए और बादलों के लिए। तो कविता में नीले जल में गौर झिलमिल देह सुबह के सूर्य की सफेद आभा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो उत्तर बी सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है? शांति का, क्रांति का, वर्षा का और आलस्य का। तो बादल राग कविता में जो बादल है वो क्रांति का प्रतीक है। तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को आतंक भवन किसे कहा है? ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज होगा भाई, ये ऐसे होगा, ये हटा दो। कवि ने आतंक भवन किसे कहा है? तो झोपड़ियों को, बादलों के समूह को, पूंजीपतियों के ऊंचे भवनों को और प्रकृति को। तो कवि ने आतंक भवन पूंजीपतियों के ऊंचे भवनों को कहा है। तो उत्तर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्रांति के बादलों के आगमन पर कौन प्रसन्न होते हैं? धनी वर्ग, शोषित वर्ग और छोटे पौधे, जिन्हें लघु मानव भी कहा जाता है, अट्टालिकाएं और कोई नहीं। तो क्रांति के बादलों के आगमन पर शोषित वर्ग और जो छोटे पौधे हैं, जिन्हें लघु मानव भी कहा जाता है, वो प्रसन्नचित्त होते हैं। तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, ये दुख शब्द में विसर्ग लगेगा। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख विसर्ग लगेगा। दुख की छाया किसे कहा गया है? तो बादलों को, क्रांति को, धूप को और वर्षा को। तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया, तो दुख की छाया क्रांति को कहा गया है। किसे कहा गया? क्रांति को। क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग है उनके लिए ये जो बादल है, ये किसके रूप में आता है? क्रांति के रूप में आता है। तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया में दुख की छाया क्रांति को कहा गया है। तो उत्तर ख से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बादलों की गर्जना सुनकर कौन अपना हृदय थाम लेता है? किसान, सारा संसार, बच्चे और पशु पक्षी। तो बादलों की गर्जना सुनकर सारा संसार अपना हृदय थाम लेता है। तो उत्तर ख सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता निराला जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है? परिमल, गीतिका, अनामिका और तुलसीदास। जो बादल राग कविता है वो निराला जी के अनामिका काव्य संग्रह से ली गई है। तो उत्तर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने विप्लव के वीर किसे कहकर संबोधित किया है? किसानों को, सैनिकों को, बादलों को और मजदूरों को। तो जो कवि है, कवि ने विप्लव के वीर बादलों को कहा है। किसे कहा है? बादलों को कहा है। तो उत्तर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, शोषित किसान की स्थिति कविता में कैसी बताई गई है? वह बहुत शक्तिशाली है, वह हाड़ मात्र है, वह बहुत खुश है, वह बादलों से डरता है। तो शोषित किसान की स्थिति कविता में हाड़ मास के पुतले के समान बताई गई है। यानी कि जो जिस प्रकार एक पुतला होता है उसमें मांस नहीं रहता, सिर्फ हाड़ हाड़ रहते, उसी प्रकार जो किसान है उसमें भी सिर्फ हड्डियां ही बची है। तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, जल विप्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है? पहाड़ों पर, ऊंचे महलों पर, कीचड़ पंख पर और समुद्र पर। तो जल विप्लव प्लावन हमेशा कीचड़ पर होता है। किस पर होता है? कीचड़ पर होता है। तो उत्तर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कविता के अनुसार छोटे बच्चे शेषव किस स्थिति में भी हंसते रहते हैं? केवल सुख में, रोग और शोक में भी, खेलते समय और सोते समय। तो के माध्यम से जो कविता के माध्यम से हमें बताना है कि जो छोटे बच्चे हैं, शेषव हैं, वो किस स्थिति में भी हंसते रहते हैं? तो वो रोग और शोक में भी हमेशा हंसते रहते हैं। तो उत्तर ख सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला जो पद है या पद्यांश है वो कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप अर्थात तुलसीदास जी
जो है तुलसीदास जी द्वारा जो रचित कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से अवतरित है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। कवितावली के अनुसार संसार के सभी अच्छे बुरे कार्यों का आधार क्या है? राम भक्ति, पेट की आग, धर्म अधर्म और व्यापार। तो कवितावली के अनुसार संसार के सभी अच्छे बुरे कार्यों का आधार पेट की आग है। क्या है? पेट की आग या पेट की भूख। तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास ने पेट की आग को बुझाने का एकमात्र साधन किसे बताया है? कड़ी मेहनत को, ये क्या है? कड़ी मेहनत को, राजा की सेवा को, राम रूपी घनश्याम के कृपा जल को और व्यापार के विस्तार को। तो तुलसीदास जी ने पेट की आग बुझाने का एकमात्र साधन बताया राम रूपी जो घनश्याम है उसकी कृपा जल को ही बताया। तो उत्तर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, खेती न किसान को छंद में तुलसीदास ने गरीबी की तुलना किससे की है? तो खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, इस प्रकार ये पंक्ति शुरू होती है। तो तुलसीदास ने गरीबी की तुलना किससे की? अकाल से, दशानन से, महामारी से और शत्रुओं से। तो खेती, इसमें जो गरीबी है, गरीबी की तुलना तुलसीदास जी ने दशानन अर्थात रावण से की है। दारिद्र दशानन, दारिद्र दशानन। तो जो गरीबी है वो किसके समान बताइए तुलसीदास जी ने? रावण के समान बताइए। तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, धूत कहो अवधूत कहो, सवैया में तुलसीदास ने स्वयं को किसका गुलाम बताया है? समाज का, राजा का, राम का और किसी का नहीं। तो तुलसीदास जी ने स्वयं को राम का गुलाम बताया है। तो इसमें उत्तर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप किस रस का उदाहरण है? वीर रस का, करुण रस का, शांत रस का और रौद्र रस का। तो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का जो विलाप है वो करुण रस का उदाहरण है। तो उत्तर ख सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण की मूर्छा टूटने के बाद राम ने उन्हें गले लगाया, इस दृश्य को कवि ने किस रूप में चित्रित किया है? वीर रस के बीच करुण रस का उदय, करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव, हास्य रस का संचार, ये संचार नहीं संचार, और शांत रस की प्राप्ति। तो लक्ष्मण की मूर्छा टूटने के बाद राम ने उन्हें गले लगा, इस दृश्य को कवि ने करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव के रूप में चित्रित किया है। तो उत्तर ख सही रहेगा, क्योंकि पहले लक्ष्मण मूर्छित होने के कारण सभी दुखी रहते हैं, पर जैसे ही वो मूर्छा से टूटते हैं तो सभी प्रसन्नचित हो जाते हैं, एक तरीके से रोमांचित हो जाते हैं। तो करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव हुआ है। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर कौन संजीवनी बूटी लेकर आते हैं? ये तो सभी को पता है, हनुमान जी है वो संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। उसके बाद में देखिए, विलाप करते हुए राम ने लक्ष्मण की तुलना किन चीजों से की है? पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना हाथी। तो इन्हीं से तुलना किए। विलाप करते हुए राम ने लक्ष्मण की तुलना किन चीजों से की है? तो पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना हाथी। तो इन सारी चीजों से उनकी तुलना की है। तो उत्तर क सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण मूर्छा का समाचार सुनकर रावण व्याकुल होकर किसके पास जाता है? तो अंत में वो कुंभकर्ण के पास जाते हैं। तो उत्तर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, यह शब्द कुंभकर्ण ने किसके लिए कहे? ये शब्द कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई रावण के लिए कहे। तो किसके लिए कहे? रावण के लिए कहे। यानी कि जब वो सीता का हरण कर लेता है और वो सारी बातें कुंभकर्ण को जाकर बताता है, तो कुंभकर्ण कहता है कि जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, यदि तुमने जगदम्बा का हरण कर लिया है, उनको एक तरीके से उठाकर ले आए हो या हरण करके ले आए हो, अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो ये कभी संभव नहीं है। तो ये बातें कुंभकर्ण कहता है, किसके लिए कहता है? रावण के लिए कहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पद की ओर। आगे है रुबाइयां और गजल। तो अपने इसमें ये गजल नहीं है, अभी अपने सिर्फ रुबाइयां हैं सिलेबस में। तो देखिए, रुबाई छंद में कितनी पंक्तियां होती है? तो रुबाई छंद में 4 पंक्तियां होती है। रुबाई की कौन सी पंक्तियों में तुक या काफियां मिलाया जाता है? तो रुबाइयां जो है उसमें पहली, दूसरी और चौथी में तुक मिलाया जाता है। तो पहली, दूसरी और चौथी। तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, यह बालक किस चीज के लिए जिद कर रहा है? तो देखिए, ये पंक्तियां किस प्रकार शुरू होती है कि आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है।
बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। तो जो बच्चा है वो किसके लिए जिद कर रहा है, वो चांद को पाने की जिद कर रहा है, तो उत्तर गैस ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, माँ अपने बेटे को आईना दिखाकर क्या कहती है, देखो तुम कितने सुंदर हो, देखो आईने में चांद उतर आया है। तो मैंने अभी पंक्तियां बताई थी ना, देख आईने में चांद उतर आया है, तो आईना देखकर माँ क्या कह रही है, देखो आईने में चांद उतर कर आ गया है, तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, रक्षाबंधन की सुबह के लिए कवि ने किस विशेषण का प्रयोग किया, तो रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, उत्तर ख सही रहेगा, विशेषण का प्रयोग किया है। चलिए बढ़ते हैं, गजल अपने सिलेबस में नहीं है तो इसके प्रश्नों की हम चर्चा नहीं करेंगे, आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये दो कविताएं हैं, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। कवि ने छोटा चौकोना खेत किसे कहा है, कागज के पन्ने को, मन के विचारों को, वास्तविक जमीन के टुकड़े को और अपनी हथेली को। तो कवि ने छोटा चौकोना खेत कागज के एक पन्ने को कहा है, तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार खेत में अंधड़ आंधी किसका प्रतीक है, प्राकृतिक आपदा का, भावात्मक उथल पुथल का, क्रोध का और धूल भरी हवा का। तो कवि के अनुसार खेत में अंधड़ किसका प्रतीक है, ये भावात्मक उथल पुथल का प्रतीक है, यानी कि मनोविचारों का उथल पुथल होना, ये इसका प्रतीक बताया है कविता के अनुसार, तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कल्पना के रसायनों को पी, पंक्ति में बीज के गलने का क्या अर्थ है, बीज का नष्ट हो जाना, अहंकार का समाप्त होना, विचार का पूरी तरह कल्पना में विलीन होकर नया रूप लेना, यानी कि बीज का पूरी तरीके से गलने का मतलब क्या हुआ, विचार का पूरी तरह कल्पना में विलीन होकर नया रूप लेना, तो उत्तर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कविता रूपी फसल की क्या विशेषता है जो उसे सामान्य फसल से अलग बनाती है, यानी कि कविता रूपी जो फसल है उसकी विशेषता सामान्य फसल से किस प्रकार अलग है, तो वह बहुत महंगी बिकती है, यह केवल बारिश में उगती है, यह कटाई के बाद भी कभी समाप्त नहीं होती, इसे जानवर नहीं खाते। तो इन दोनों में अंतर है, यह कटाई के बाद भी कभी समाप्त नहीं होती, यानी कि कविता की जो फसल है वो कटाई के बाद कभी समाप्त नहीं होती, जबकि जो सामान्य फसल है वो कटाई के बाद समाप्त हो जाती है, तो उत्तर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है, मिट्टी के बर्तन को, कविता को, नदी के जल को और सूर्य को। तो रस का अक्षय पात्र कविता को कहा गया है, अर्थात रस का अक्षय पात्र का मतलब हो गया जिसमें रस कभी खत्म न हो, तो वो क्या है, वो कविता को बताया गया, तो उत्तर ख सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। बगुलों के पंख कविता में आकाश में कैसे बादल छाए हुए हैं, सफेद बादल, कजरारे काले गहरे बादल, लाल बादल और सुनहरे बादल। तो बगुलों के पंख कविता में कजरारे या काले बादलों के बारे में बताया गया, तो उत्तर ख सही रहेगा। आकाश में उड़ते बगुलों की पंक्ति कवि की क्या चुराए लिए जा रही है, चैन और सुकून, आंखें, कलम और सुध बुध। तो ये आंखें चुराए लिए जा रही है, यानी कि उनकी पंक्ति जो है बगुलों की वो अत्यंत सुंदर लगती है और उनकी आंखों को चुराकर अपने साथ लेकर जा रही है। तो इस कविता के माध्यम से जो आंखें हैं वो चुराने की बात कही गई है, तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बगुलों के पंखों का रंग कैसा है, काला, सतरंगी, श्वेत और नीला। तो बगुलों के पंखों का रंग श्वेत और सफेद, श्वेत का मतलब भी सफेद ही होता है, तो कैसा है, सफेद, अर्थात उत्तर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, मानवीकरण, यमक और उत्प्रेक्षा। तो यहाँ देखिए मानवीय क्रियाओं पर प्राकृतिक क्रियाओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जा रहा है, तो मानवीकरण अलंकार होगा, उत्तर ख सही रहेगा। मानवीकरण अलंकार की क्या परिभाषा होती है कि जब प्राकृतिक क्रियाओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, यानी कि सांझ के समय को किसके समान बताया है, काया अर्थात शरीर के समान बताया गया, अर्थात प्राकृतिक क्रियाओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने बगुलों के पंखों को देखकर क्या गुहार लगाई, उन्हें और तेज उड़ने को कहा, उन्हें पकड़ने की इच्छा की, उन्हें थोड़ी देर रुकने या थामने को कहा, उन्हें मार भगाने को कहा। तो कवि ने बगुलों के पंखों को देखकर उन्हें थोड़ी देर और रुकने के बारे में कहा, अर्थात थोड़ी देर और रुका रहे तो मैं ये जो दृश्य है
उसका आनंद ले सकूं या उसको जी भरकर देख सकूं, तो उत्तर गैस ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अब ये जो कविताएं थी उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब है जो गद्य खंड है, यानी कि जो पाठ है, उन पाठों से महत्वपूर्ण प्रश्न उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो पाठ है वो है भक्तिन, महादेव वर्मा द्वारा रचित है। तो देखिए, भक्तिन महादेव वर्मा की किस कृति में संकलित है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। तो स्मृति की रेखाएं जो है उसमें संकलित है। ये वो जो भक्तिन महादेव वर्मा की किस कृति में संकलित है? तो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन या लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती और दुर्गा। तो ये भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन, जिसे गांव में लक्ष्मीन कहते थे। क्या कहते थे? लक्ष्मीन। उत्तर कैसे रहेगा? अगला प्रश्न देखिए, लेखिका ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन क्यों रखा? उसके पूजा पाठ करने के कारण, उसके कंठी माला और वेशभूषा को देखकर, उसके मीठे स्वभाव के कारण, उसकी बुद्धिमानी के चक्कर में। तो लेखिका ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन इसलिए रखा, उसकी जो कंठी माला और वेशभूषा था, तो उसका जो पहनावा देखकर है, महादेव वर्मा ने उनका नाम क्या रखा? भक्ति ने रखा। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ? तो भक्तिन का विवाह छोटी सी आयु में हो गया था, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष। तो 5 वर्ष में उनका विवाह हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन की कितनी बेटियां थी? 1, 2, 3, 4। तो उनकी 3 बेटियां थी। उत्तर गैस ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, समाज के किस वर्ग को महादेव वर्मा ने अपने गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है? शोषित पीड़ित वर्ग को, उच्च वर्ग को, शिक्षित वर्ग को और व्यापारी वर्ग को। तो महादेव वर्मा ने अपने गद्य रचनाओं में शोषित और पीड़ित जो वर्ग है उनको नायकत्व प्रदान किया है। तो उत्तर कैसे ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा क्यों रखा? क्योंकि वो उनकी जो लगान के पैसे हैं या समय पर लगान न चुकाने के कारण उन्हें धूप में खड़ा रखा। तो चोरी के अपराध में, समय पर लगान न चुका पाने के कारण, काम में लापरवाही के कारण और अपमानजनक व्यवहार के कारण, तो समय पर लगान न चुका पाने के कारण उन्हें पूरे दिन भर धूप में खड़ा रखा। उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन और लेखिका के बीच कैसा संबंध था? केवल मालिक और नौकर का, आत्मीयता, स्वामी सेवक का अनूठा संबंध। तो उत्तर ख ही सही रहेगा, यानी कि उन दोनों के बीच आत्मीयता का संबंध था, स्वामी सेवक का एक अनूठा बंधन था। उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन शास्त्र के किस सूत्र को अपनी सुविधा के अनुसार बताती थी? कर्म ही पूजा, तीर्थ गए मुंडाई सिद्ध, सत्यमेव जयते, परोपकाराय पुण्याय पुण्याय। तो इसमें तीर्थ गए मुंडाई सिद्ध, यानी कि भक्तिन जो है वो शास्त्र के कौन से किस सूत्र को अपनी सुविधा के अनुसार बताती थी? वो थी तीर्थ गए मुंडाई सिद्ध। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन पाठ के माध्यम से लेखिका ने किस प्रमुख मुद्दे को उठाया है? नारी स्मिता और संघर्ष, ग्रामीण विकास, शिक्षा का महत्व, धार्मिक कट्टरता। तो नारी अस्मिता और संघर्ष, इस मुद्दे को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इस पाठ के माध्यम से उठाया। उत्तर क सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला जो पाठ है वो है बाजार दर्शन, और इसके जो लेखक है वो है जैनेन्द्र कुमार। बाजार दर्शन पाठ के जो लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार। उत्तर ख से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार पैसे की गर्मी या एनर्जी को क्या कहा गया है? तो पाठ में एक जगह शब्द आता है परचेजिंग पावर, तो ये रहा परचेजिंग पावर। उत्तर ख सही रहेगा। परचेजिंग पावर का मतलब होता है क्रय शक्ति या खरीदने की शक्ति। तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बाजार का जादू किसकी राह से काम करता है? कान की राह से, नाक की राह से, आंख की राह से, स्पर्श की राह से। तो बाजार का जो जादू है वो आंख की राह से काम करता है। उत्तर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भगत जी बाजार में क्या बेचने जाते थे? नमक, खिलौने, चूरन और मसाले। तो भगत जी बाजार में चूरन बेचने जाते थे। ये बाजार शब्द गलत आ गया थोड़ा, यहां आएगा भगत जी क्या बेचते थे? भगत जी क्या बेचते थे? तो चूरन बेचते थे। बाजार तो वो कुछ खरीदने जाते थे। बाजार तो क्या है, जैसे उन्हें जिस सामान की जरूरत होती थी वो सामान बाजार में लेने के लिए जाते थे। बाकी ये जो चूरन है वो जैसे घर से निकलते तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सारा चूरन उनका वहीं बिके जाता। तो प्रश्न किस प्रकार से आएगा? भगत जी क्या बेचते थे? तो क्या बेचते थे? चूरन बेचते थे। उत्तर ग से ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बाजार की असली कृतार्थता किस में है? ज्यादा सामान बेचने में, ग्राहकों को लुभाने में,
आवश्यकता के समय काम आने में और सुंदर सजावट करने में। तो आवश्यकता के समय काम आने में बाजार की इसलिए कृतार्थता है। तो उत्तर ग सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। लेखक ने बाजार के पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को क्या नाम दिया? यानी कि जब किसी चीज की जरूरत नहीं है तब भी अपन उसे खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो लेखक ने ऐसे अर्थशास्त्र को क्या नाम दिया? अनीति शास्त्र नाम दिया है। उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भगत जी हर दिन चूरन बेचकर कितने पैसे कमाते थे? तो 6 पैसे कमाते थे। 6 आने, सॉरी, ये 6 आने। उत्तर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बाजार का जादू किस स्थिति में सबसे ज्यादा असर करता है? जब मन भरा हो और जेब खाली हो, जब मन खाली हो और जेब भरी हो, दोनों खाली हो दोनों भरे हो। तो जो बाजार का जादू है वो सबसे ज्यादा असर करता है जब मन खाली हो और जेब भरी हो। अर्थात जब हम बाजार में जा रहे हैं, हाँ, हमारे पास पैसे ज्यादा है लेकिन मन खाली, अर्थात हमें हर चीज की लालसा रहती है, तब जो बाजार का जादू वो सबसे ज्यादा असर करता है। तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार शून्य होने का अधिकार किसे है? मनुष्य को, परमात्मा को, बाजार को और धन को। तो लेखक के अनुसार शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा को है। तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बाजारूपन बढ़ाने का क्या अर्थ है? बाजार को सजाना, कपट को बढ़ाना, सामान की कीमत बढ़ाना और ग्राहकों की भीड़ बढ़ाना। तो कपट को बढ़ाना है, ये बाजारूपन को बढ़ाना होता है। कहने का मतलब बाजारूपन बढ़ाने का क्या अर्थ है? तो कपट को बढ़ाना ही बाजारूपन का अर्थ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, गुड़ धानी का क्या अर्थ है? गुड़ और गेहूं से बना लड्डू, गुड़ और चने से बना मिश्रण, गुड़ और तिल की पट्टी और चीनी का शरबत। तो गुड़ और गेहूं से बना लड्डू क्या कहलाता है? गुड़ धानी कहलाता है। तो उत्तर कैसे ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, लेखक इंद्र सेना पर पानी फेंकने का को क्या मानता है? पुण्य का काम, पानी की बर्बादी, मनोरंजन और भगवान की भक्ति। तो लेखक इंद्र सेना पर पानी फेंकने को पानी की बर्बादी मानते हैं। तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, जीजी ने पानी फेंकने को क्या नाम दिया? पानी का उपहार, जल की बर्बादी, पानी का अर्घ्य देना, जल अभिषेक। तो जो जीजी है वो पानी फेंकने को पानी का अर्घ्य देना के रूप में नामित करती है। यानी कि उनके अनुसार अगर हम मेंढक मंडली पर या इंद्र सेना पर पानी फेंक रहे हैं तो वो पानी का अर्घ्य देना होता है। अगला प्रश्न देखिए, गगरी फूटी बेल पियासा। इस पंक्ति में बेल के प्यासे प्यासे रहने का क्या सांकेतिक अर्थ है? साधन होने पर भी अभाव बना रहना। उत्तर क सही रहेगा। बाकी ये नहीं है, बेलों को पानी न मिलना, वर्षा का न होना, भ्रष्टाचार का होना, अर्थात साधन होने पर भी अभाव बना रहना, ये होता है इसका अर्थ किसका? बेल के प्यासे रहने का। अगला प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार हम आजाद होने के बावजूद आज भी किसके गुलाम हैं? अंग्रेजों के, अपने सांस्कृतिक विरासत के, अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों और भ्रष्टाचार के। लेखक के अनुसार आजादी मिलने के बाद भी आज हम किसके गुलाम हैं? अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों और भ्रष्टाचार के आज भी हमें गुलाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला जो पाठ है वो है पहलवान की ढोलक, और इसके जो रचयिता है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न, लोटन सिंह ने किस प्रसिद्ध पहलवान को हराकर पहलवान की उपाधि पाई थी? यानी कि जो लोटन सिंह है वो किस पहलवान को हराता है? काला खां, चांद सिंह, सूरज सिंह और शेर सिंह। तो वो चांद सिंह को हराता है। तो लोटन सिंह जो दंगल होता है उस दंगल में सबसे पहले किसको हराता है? चांद सिंह को हराता है। उसके बाद में उन्हें पहलवान की उपाधि मिल जाती है। तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, लोटन पहलवान के गुरु कौन थे? उनका जो ढोलक है वो उनका गुरु रहता है। तो उत्तर ग सही रहेगा, क्योंकि ढोलक की आवाज पे ही वो जो दंगल है या जो कुश्ती उसके अभ्यास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोटन सिंह को बचपन में किसने पाला था? तो लोटन सिंह को बचपन में उनकी सास ने पाला था। किसने पाला था? उनकी सास ने पाला था। उत्तर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? बादल सिंह, काला खां, सूरज सिंह और दिलीप सिंह। तो चांद सिंह के गुरु का नाम बादल सिंह था। उत्तर क सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, राजा साहब की मृत्यु के बाद राजकुमार ने पहलवान को महल से क्यों निकाल दिया? क्योंकि राजकुमार की नजर में जो कुश्ती है उसके ऊपर पैसा बर्बाद करना है। तो देखिए, राजकुमार को कुश्ती में कोई रुचि नहीं थी और इसे फिजूल खर्ची माना गया, इस वजह से उनको उस राजमहल से निकाल दिया गया। तो उत्तर ख सही रहेगा।
अगला प्रश्न देखिए, गांव में किस बीमारी के कारण हाहाकार मचा हुआ था? तो मलेरिया और हैजा है जो वो गांव में फैला हुआ था, उस वजह से गांव में बहुत सारी मौतें भी हो चुकी थी। और उन बीमारियों के कारण जो गांव में हाहाकार मचा हुआ, तो मलेरिया और हैजा उत्तर कैसे ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, महामारी के दौरान मृत प्राय गांव में संजीवनी शक्ति भरने का काम कौन करता है? राजा साहब की बातें, पहलवान के ढोलक की आवाज, डॉक्टर की दवाइयां और गांव के भजन। तो पहलवान के ढोलक की आवाज मृत गांव में एक संजीवनी शक्ति भरने का कार्य करती है, तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पहलवान के कितने बेटे थे? तो पहलवान के 2 बेटे थे, उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, चटाक चटधा की आवाज का पहलवान के लिए क्या अर्थ है? भाग जाओ, दांव काटो, बाहर हो जाओ, उठा पटक दे और चित कर दे। तो चटाक चटधा का मतलब है उठा पटक दे, उत्तर ग सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पाठ के प्रश्नों की ओर। अगला पाठ है सीरीज के फूल। इसके जो महत्वपूर्ण पर्सन उनके बारे में चर्चा करते हैं। सीरीज के फूल पाठ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय। तो सीरीज के फूल के जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक ने सीरीज को क्या कहकर पुकारा है? कोमल फूल, अवधूत, सन्यासी, कड़ा फल और वसंत का दूत। तो लेखक ने सीरीज को अवधूत कहकर पुकारा है, उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, सीरीज के फूल अपनी कोमलता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके फल कैसे होते हैं? बहुत मुलायम, बहुत खट्टे, इतने सख्त कि नए फूलों के आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते और जल्दी गिर जाते हैं। तो इतने सख्त होते कि नए फूलों के आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर गैस ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। लेखक ने सीरीज की तुलना आधुनिक समय में किस महान व्यक्तित्व से की है? जवाहरलाल नेहरू से, रविंद्रनाथ टैगोर से, महात्मा गांधी से, सुभाष चंद्र बोस से। तो इस पाठ में जो सीरीज की तुलना है वो महात्मा गांधी से की जाती है, तो उत्तर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत साहित्य के किस कवि ने सीरीज के फूल को केवल भ्रमरों भंवरों के पदों का दबाव सहने योग्य बताया है? भास, कालिदास, भवभूति और माघ। तो कालिदास ने सिर्फ भ्रमरों के जो पैर हैं, पदों का मतलब होता है पैर, सिर्फ पैरों का दबाव सहने योग्य ही बताया। किसने बताया? कालिदास ने बताया, तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, शिरीष का पेड़ भीषण गर्मी और लू में भी कैसा बना रहता है? मुरझाया हुआ, हरा भरा और फूलों से लदा हुआ, सूख जाता है, पत्ता विहीन हो जाता है। तो शिरीष का जो पेड़ है वो भयंकर गर्मी और लू में भी हरा भरा और फूलों से लदा हुआ होता है, तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न है, धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताया। इस पंक्ति से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? संसार नश्वर है, जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, मृत्यु से डरना चाहिए, केवल शिरीष अमर है। तो इस पंक्ति का मतलब है संसार नश्वर है, जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है, तो उत्तर क सही रहेगा। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार अनासक्त रहने का गुण किस में रहता है, किस में होता है? साधारण मनुष्य में, केवल पेड़ पौधों में, महान कवि और सन्यासी में और व्यापारियों में। तो लेखक के अनुसार अनासक्त रहने का जो गुण है वो महान कवि और सन्यासी में ही होता है, तो उत्तर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कर्नाट राजकन्या विजिका ने किन 3 कवियों को ही वास्तविक कवि माना है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनको नहीं माना। ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास, कालिदास, भारवी और माघ, तुलसी, सूर और कबीर। तो कर्नाट की जो राजकन्या है विजिका ने ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास को ही वास्तविक कवि माना है, तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न है, शिरीष वायुमंडल से क्या खींचकर इतना कोमल और कठोर बना रहता है? तो शिरीष जो है वो वायुमंडल से रस खींचकर कोमल बना रहता है, तो देखिए उत्तर ग सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला जो पाठ है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा।
मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है। तो देखिए प्रश्न इसके महत्वपूर्ण, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए और आर्थिक लाभ के लिए। तो कार्य कुशलता के लिए इसको इस श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, तो उत्तर क सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? यह शिक्षा नहीं देती, यह पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती, यह काम करने से रोकती है, यह बहुत कठिन काम करवाती है। तो यह पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती, यही इसका मुख्य कारण है, तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न है, लेखक के आदर्श समाज के 3 मुख्य तत्व कौन से? स्वतंत्रता, संपत्ति और न्याय। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, धन, बल, शिक्षा, धर्म, जाति और वर्ण। तो लेखक ने आदर्श समाज के जो 3 मुख्य तत्व माने हैं वो है स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। जो भ्रातृत्वता होती है उसे माना है। अगला प्रश्न है, ने भ्रातृता भाईचारे की तुलना किससे की है? गंगा यमुना के मिलन से, दूध और पानी के मिश्रण से, तेल और पानी के मेल से, चीनी और नमक के घोल से। तो भ्रातृता की जो तुलना है वो दूध और पानी के मिश्रण से की है, तो उत्तर ख सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका जो हिंदी अनुवाद है वो लल्लई सिंह यादव ने किया था, तो उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार दास्ता केवल कानूनी प्राधीनता नहीं है बल्कि और क्या है? गरीबी में रहना, दूसरों के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना, जेल में रहना और अशिक्षित रहना। तो दूसरों के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना ही दास्ता है, उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्म शक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? सक्रिय, निष्क्रिय और जड़, बुद्धिमान, परिश्रमी। तो उसे निष्क्रिय और जड़ बना देती है, उत्तर ख सही रहेगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, लेखक के अनुसार यह मूलतः क्या है? चुनाव की प्रक्रिया है, सत्ता हथियाने का तरीका है, बहुमत का शासन है, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। तो लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं, लेखक के अनुसार यह मूलतः क्या है? ये क्या है? सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है, तो उत्तर घ सही रहेगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर असमानता होने के बावजूद राजनेता को सबके साथ समान व्यवहार क्यों करना चाहिए? क्योंकि वह सबको जानता है, क्योंकि यह व्यावहारिक और यही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि कानून ऐसा कहता है, क्योंकि उसे वोट चाहिए। तो शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर असमानता होने के बावजूद राजनेता को सबके साथ समान व्यवहार क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह व्यवहारिक और यही एकमात्र रास्ता जिसके माध्यम से समाज में समानता लाई जा सकती है, तो उत्तर ख सही रहेगा। आज की हमारी जो क्लास थी वो थी बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण थे। आरोह भाग 2 में संकलित पाठ तथा कविताएं, उन पाठों और कविताओं के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।